टॉप 10 में खास खबरों की शुरुआत आज 144 साल के अद्भुत संयोग में शुरू हुए महाकुंभ की करेंगे, जिसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों के श्रद्धालु प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। बताएंगे कि कश्मीर में बनी जेड मोड़ टनल किस तरह से सेना और आम लोगों के लिए वरदान साबित होगी। बात होगी दिल्ली में होने वाली विधानसभा चुनाव की, जिस पर लुभावने वादों से लेकर एक दूसरे पर जुबानी जंग चरम पर है। अगली खबर HMPV वायरस को लेकर है, जिसके चलते शेयर बाजार धड़ाम हो गया। इन दिनों कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बड़ी चिंता का विषय है। लाख प्रयास के बाद भी उसे बुझाया नहीं जा सका है। टॉप 10 बुलेटिन में देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों पर विस्तृत चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 खबरें। पहली खबर महाकुंभ को लेकर है। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ के पहले ही दिन 70 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ की शुरुआत को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी ने लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए ये एक बहुत ही खास दिन है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ आस्था, भक्ति और संस्कृति के पवित्र संगम में अनगिनत लोगों को एक साथ लाएगा। महाकुंभ भारत की कालातीत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत के साथ इस बार इतिहास में नया अध्याय भी जुड़ गया है। इस बार सभी शाही स्नानों को अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा, यानी शाही स्नान शब्द इतिहास बन जाएगा। बता दें कि सीएम योगी ने शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया है। अखाड़ों के साथ ही शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय के साधु संतों ने इस नए बदलाव का स्वागत किया है। महाकुंभ में अमृत स्नान की शुरुआत नागा साधु करेंगे। सदियों से महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु ही शाही स्नान आरंभ करते थे। इसके बाद ही ग्रस्त लोग स्नान करेंगे। बता दें कि संगम के तट पर शाही स्नान की शुरुआत मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को पहले अमृत स्नान के साथ होगी। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, तीसरा अमृत स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को होगा। दूसरी ओर महाकुंभ का क्रेज भारत की दुनिया के कई मुस्लिम देशों में भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन सहित अन्य देशों में महाकुंभ से संबंधित जानकारियां जुटाई जा रही हैं। दूसरी खबर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है, जिसमें आज पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड़ टनल को देश को समर्पित किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, LG मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सुरंग का निरीक्षण किया और टनल का निर्माण करने वाली टीम से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी ये 6.4 किलोमीटर लंबी टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। सदियों से बर्फबारी के चलते ये हाईवे लगभग 6 महीने बंद रहता है, लेकिन अब इस टनल के बनने से लोगों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। पहले गगनगीर से सोनमर्ग के बीच आने जाने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता था। इस टनल के बनने से ये दूरी अब सिर्फ 15 मिनट में पूरी हो सकेगी। पर्यटन के अलावा देश की सुरक्षा के लिए भी इस प्रोजेक्ट को अहम माना जा रहा है। इससे लद्दाख तक सेना की पहुंच आसान होगी। बता दें कि जेड मोड़ टनल को तैयार करने में 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसका निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। टनल 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर करगिल लेह हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 31 टनल बनाई जा रही हैं, जिनमें से 20 जम्मू कश्मीर में और 11 लद्दाख में हैं। तीसरी खबर देश की राजधानी दिल्ली के चुनाव से जुड़ी है, जिसमें आज कांग्रेस ने दिल्ली में सत्ता में आने पर बेरोजगार शिक्षित युवाओं को 8500 रुपए देने का वादा किया है। ये पैसा 1 वर्ष तक हर महीने युवाओं को दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा घोषित यह तीसरा बड़ा चुनावी वादा है। इससे पहले प्यारी दीदी योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने जीवन रक्षा योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत दिल्ली के लोगों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया है। AICC के महासचिव सचिन पायलट ने बताया कि ये वित्तीय सहायता युवा उड़ान योजना के तहत प्रदान की जाएगी, जो मुफ्त नहीं होगी। इसके लिए युवाओं को किसी कंपनी, कारखाने या संगठन में अपना कौशल दिखाना होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा और आप ने पिछले 11 वर्षों में युवाओं की
पूरी तरह से अनदेखी की है। इस दौरान वे राजमहल और शीश महल बनाने में व्यस्त थे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार आतिशी ने नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले उन्होंने कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना की और मां कालका का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने उपराज्यपाल के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ नहीं बोल रहे हैं। दस्तावेज से बिल्कुल साफ है कि डीडीए की मीटिंग हुई, इसे लैंड यूज में बदला गया। ये बिल्कुल साफ है कि भाजपा का झूठ पकड़ा गया है। भाजपा नेता झुग्गियों में जाते हैं, वहाँ के लोगों के साथ खाना खाते हैं, बच्चों के साथ कैरम खेलते हैं और कुछ महीने बाद वो सारी झुग्गियां तोड़ दी जाती हैं। चौथी खबर कारोबार से जुड़ी है। शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखी गई। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 1000 अंक गिर गया है। वहीं निफ्टी में 500 अंक की गिरावट आई है। सेंसेक्स 76,200 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 23,000 के स्तर पर पहुंच गया। इससे बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 12 लाख करोड़ रुपए घट गया, यानी एक साथ 12 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। बता दें कि भारतीय शेयर बाजारों ने साल 2024 की शुरुआत में जो तेजी देखी थी वो अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। सितंबर महीने के अंत से ही जो गिरावट की शुरुआत हुई थी वो जनवरी 2025 में भी जारी है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में इनके ऊपरी स्तरों से 12% की गिरावट आ चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि ग्लोबल बाजार भी सुस्त है। इसका सबसे ज़्यादा असर भारतीय शेयर बाजार में दिख रहा है। भारी गिरावट पर जानकारों का कहना है कि इसके कई कारण हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारतीय बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। दिसंबर में उन्होंने 16,982 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं जनवरी में एफपीआई अभी तक 21,350 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर बेच चुके हैं। 10 जनवरी को विदेशी निवेशकों ने 2,254 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इसी तरह भारतीय रुपए में गिरावट से बाजार पर दबाव है। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ये अब तक के सबसे निचले स्तर 86 रुपये 27 पैसे पर पहुंच गया। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और मजबूत रोजगार आंकड़ों में उत्साहित डॉलर के मजबूत होने से घरेलू मुद्रा पर दबाव पड़ा है। पांचवी खबर चीन के खतरनाक वायरस HMPV से जुड़ी है। इस वायरस का भारत में भी तेजी से प्रसार हो रहा है। इस खतरनाक वायरस का देश में एक और नया केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। असम के डिब्रूगढ़ में 10 महीने के बच्चे में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिससे देश में इस वायरस के मामलों की संख्या 16 हो गई है। बच्चे को असम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसके अलावा पुडुचेरी में भी एक और बच्चा HMPV से संक्रमित पाया गया है। फिलहाल उसका इलाज जारी है। पुडुचेरी के स्वास्थ्य निदेशक V रविचंद्रन ने बताया कि बच्ची को बुखार, खांसी और नाक बहने की शिकायत थी। वो कुछ दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती हुई थी। फिलहाल उसका इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि बच्ची ठीक हो रही है। HMPV संक्रमण से पीड़ित मरीजों में सर्दी, खांसी और कोविड-19 जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। बता दें कि HMPV के सबसे ज़्यादा 4 मामले गुजरात में सामने आए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम और पश्चिम बंगाल में 1-1 मामला सामने आया है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। छठवीं खबर अदालत से जुड़ी है। महाराष्ट्र के बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न केस में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। अदालत ने कहा कि पीड़ित बच्चियां बहुत छोटी हैं, इसलिए मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। बता दें कि पिछले साल अगस्त में ठाणे के बदलापुर इलाके में स्थित एक स्कूल के शौचालय में 4 और 5 साल की 2 लड़कियों का एक पुरुष अटेंडेंट ने यौन उत्पीड़न किया था। मामला सामने आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अदालत ले जाते समय पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और वो मारा गया। वहीं मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित SIT आरोप पत्र दायर कर चुकी है। इसमें स्कूल के प्रधानाध्यापक और उसके प्रबंधन के 2 सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। हाईकोर्ट ने घटना का खुद संज्ञान तलब किया है। जब ये बात सामने आई कि बदलापुर की स्थानीय पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं की, पीठ ने कहा कि मामले को तेजी से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि पीड़ित बच्चियां बहुत कम उम्र की हैं। साथ ही पॉक्सो कानून के तहत लड़कियों से पूछताछ के दौरान एक महिला अभियोजक को मौजूद रहना होगा। बेनेगांवकर ने कहा कि इस मामले में विशेष लोक अभियोजक की सहायता के लिए एक महिला अभियोजक नियुक्त की गई है। वहीं अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए
20 जनवरी की तारीख तय की और तब तक अभियोजन पक्ष को मुकदमे की स्थिति के बारे में बताना होगा। सातवीं खबर यूपी के संभल से है। चंदौसी कस्बे में भगवान राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण पूरा होने वाला है। फरवरी में इसका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। रामबाग धाम में के रामलीला मैदान में बनाई जा रही इस प्रतिमा में भगवान राम एक हाथ में धनुष पकड़े होंगे, वहीं दूसरे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। रामबाग धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक कुमार फैंसी ने कहा कि प्रतिमा का निर्माण 31 मई 2023 को शुरू हुआ था। अब ये अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा लगभग पूरी हो चुकी है, केवल पेंटिंग का काम बाकी है। इसके फरवरी 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है। इस मूर्ति की कई अनूठी विशेषताएं हैं। रामबाग धाम ट्रस्ट के सचिव अमित कुमार के एस ने कहा कि भगवान राम की ये भव्य और दिव्य मूर्ति देश में अपनी तरह की सबसे ऊंची होगी। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति अद्वितीय है। इसमें भगवान श्री राम की दृष्टि नीचे की ओर है, जो विनम्रता का प्रतीक है। रामलीला परिषद के उपाध्यक्ष अमित कुमार अप्पू ने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो हमने ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के बारे में सोचा। आठवीं खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है। स्विट्जरलैंड में बुर्का को बैन करने की खबर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि यहाँ बुर्का और नकाब जैसे चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर पाबंदी लग गई है। कई राज्यों में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई है। स्विट्जरलैंड में अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1000 स्विस फ्रेंच यानी लगभग 88,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस कानून पर कई देशों ने सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि स्विट्जरलैंड का ये कदम धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। ये महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। इस्लाम में पर्दे को लेकर ये नियम है कि पुरुष और महिला को अपना शरीर ढकना चाहिए, महिलाओं को बाल भी छुपाना चाहिए। इस कानून के समर्थकों का कहना है कि साल 2021 में स्विट्जरलैंड में लोगों ने खुद वोट देकर तय किया था कि सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना मना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां लोगों को अपने देश के कानून बनाने में सीधी भागीदारी का अधिकार है। उन्हें नियमित रूप से अलग अलग राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मुद्दों पर जनमत संग्रह में वोट देने के लिए कहा जाता है। हिजाब बैन का फैसला बहुत कम अंतर से लिया गया, जिसमें 51% लोगों ने इस पाबंदी का समर्थन किया था, वहीं 48% लोगों ने इसका विरोध किया था। 9वीं खबर सुपर पावर अमेरिका से जुड़ी है, जो इन दिनों आग की भयावता से जूझ रहा है। कैलिफोर्निया राज्य में लगी भयंकर आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली ये आग विश्व प्रसिद्ध जे पॉल गेटी संग्रहालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ने लगी है। आग के विकराल होने का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि 14,000 कर्मचारी, 1,354 दमकल इंजन और 84 विमानों के लगातार प्रयासों के बावजूद इस पर काबू नहीं पा रहे हैं। आग की चपेट में आने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 26 तक पहुंच गया है, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई टीवी एक्टर रोरी साइक्स भी शामिल हैं। इसके अलावा 16 लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आई है। हालांकि रविवार को हवा की रफ्तार में थोड़ी कमी आई थी, जिसके चलते विमानों को आग पर काबू पाने में थोड़ी मदद मिली थी, लेकिन तेज हवाओं के लौटने की चेतावनी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। आग ने न केवल हजारों घरों को जलाकर राख कर दिया है, बल्कि हजारों जिंदगियां भी इससे प्रभावित हो चुकी हैं। अभी तक करीब 13 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। धुआं और राख के चलते प्रभावित इलाकों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही लोगों को एडवांस वार्निंग दी गई है कि उन्हें कभी भी घर खाली करने के लिए कहा जा सकता है। 10वीं यानी अंतिम खबर खेल से जुड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग IPL 2025 की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 21 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी स्टेडियम में ही 25 मई को टूर्नामेंट का फाइनल भी खेला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि IPL कमेटी ने सभी फ्रेंचाइजियों को टूर्नामेंट शुरू होने की जानकारी भेज दी है, जिससे वे अपनी तैयारियां शुरू कर सकें। IPL का पूरा शेड्यूल जनवरी के आखिरी तक घोषित होने की संभावना है। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के कारण इस बार IPL देर से शुरू हो रहा है। कमेटी ने सभी टीमों को अगले 3 साल का संभावित शेड्यूल बताया था, जिसके अनुसार इस बार टूर्नामेंट 15 मार्च से 25 मई तक होना था, लेकिन 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला होगा। इसलिए खिलाड़ियों को आराम देने के लिए BCCI ने IPL की तारीख को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच पाकिस्तान और UAE में खेला जाएगा।
अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंची तो भी खिलाड़ियों के पास आराम करने का अच्छा खासा समय रहेगा। टॉप 10 की खास खबरों को लगातार देखते रहिए। नमस्कार।